कंसिस्ट ऑफ अ जेनेटिक नेम फॉलोड बाय द नेम ऑफ द स्पीशीज़। ये पहला रूल है। देयर आर सर्टेन रूल्स ऑफ राइटिंग द नेम्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। ऐसे नहीं है कि कोई भी नाम उठा के आपने रख दिया। जैसे आपका नाम है, आपके नाम में भी एक सीक्वेंस फॉलो होता है। आपका सर नेम हमेशा आपके फर्स्ट नेम के बाद आता है। आप सर नेम पहले नहीं लगाते हैं कभी भी, ठीक है। वो फॉर्म्स वगैरह फिल करो तो दैट इज़ अ डिफरेंट प्रोसेस, उनका प्रोसेस। लेकिन आप जब भी अपना नाम लिखते हो, आप अपना पहला नाम पहले लिखते हो। योर फर्स्ट नेम कम्स फर्स्ट फॉलोड बाय योर लास्ट नेम, दैट इज़ योर सर नेम, ठीक है। तो वैसे ही इसको भी बायनॉमियल नोमेनक्लेचर का भी रूल है। पहला हमेशा जीनस का नाम होगा फॉलोड बाय द नेम ऑफ द स्पीशीज़, ठीक है। दूसरा रूल ये कहता है कि जो जीनस का नाम है वो हमेशा कैपिटल लेटर में होगा। जो जीनस का नाम है, जो भी जीनस होगा, ठीक है, जो जेनेटिक नेम होगा, जेनेरिक नेम होगा, उसका पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। कैपिटल लेटर जो फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट लेटर ऑफ जीनस, ठीक है। तो जो फर्स्ट लेटर होगा जीनस का वो हमेशा कैपिटल में लिखना है। कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि जो पहला लेटर है उसको आप स्मॉल में लिख दें। किसका? जीनस का, स्पीशीज़ का नहीं। उसके बाद ये रूल कहता है कि जो फर्स्ट लेटर है ऑफ स्पीशीज़ है वो हमेशा स्मॉल होना चाहिए। फर्स्ट लेटर ऑफ स्पीशीज़ नेम शुड ऑलवेज बी स्मॉल, ठीक है। तो जो पहला लेटर होगा जेनेटिक नेम का वो हमेशा कैपिटल होगा। जो पहला लेटर होगा स्पीशीज़ के नाम का वो हमेशा आप छोटा लिखेंगे। और पहले किसका नाम लिखेंगे? द जीनस नेम विल बी रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय द नेम ऑफ द स्पीशीज़, फॉलोड बाय द नेम ऑफ द स्पीशीज़। कभी भी स्पीशीज़ का नाम पहले नहीं लिखेंगे और जीनस का बाद में नहीं। तो पहला रूल क्या हो गया? पहले जीनस का नाम लिखना है फॉलोड बाय द नेम ऑफ द स्पीशीज़। सेकेंड रूल, आप जब जीनस का नाम लिख रहे हैं, जो भी उस ऑर्गेनिज्म का जीनस है, जेनेटिक नेम है, आप जब उसे लिखेंगे तो उसका जो पहला लेटर होगा, किसका? जेनेरिक नेम का, जेनेटिक नेम का, जीनस का। जो जीनस का नाम है, जीनस का नाम का पहला लेटर हमेशा कैपिटल होगा। जो पहला अल्फ़ाबेट है जीनस के नाम का वो हमेशा कैपिटल लेटर लिखना है, ठीक है। उसी तरह जब स्पीशीज़ लिखोगे, जीनस लिख लिया, अब उसके बाद यू विल राइट द नेम ऑफ द स्पीशीज़। तो जब स्पीशीज़ का नाम लिखोगे तो जो पहला लेटर लिखोगे वो हमेशा स्मॉल लिखना है, वो अल्फ़ाबेट कैपिटल नहीं होगा। द अल्फ़ाबेट, फर्स्ट अल्फ़ाबेट ऑफ द स्पीशीज़ नेम विल ऑलवेज बी रिटन इन स्मॉल, इट विल नेवर बी रिटन इन कैपिटल, ठीक है। जब प्रिंट करेंगे, जब भी आपने बुक्स में हमेशा देखा होगा कि जब भी बायनॉमियल नोमेनक्लेचर हो गया, दो नाम लिखे होंगे जीनस और स्पीशीज़, जब प्रिंटेड होंगे, when printed they should be printed in italics, they should be, ताकि अलग से पता चले। नहीं तो अगर आप आइटलिक्स अलग से उनको आइडेंटिफिकेशन नहीं दोगे तो पता ही नहीं चलेगा कि बायनॉमियल नोमेनक्लेचर है या उसका जीनस नेम है और स्पीशीज़ नेम है। आइटलिक्स का मतलब आपने देखा होगा कि कई बार बुक्स में कुछ नाम होते हैं वो ऐसे टेढ़े टिल्टेड लिखे होते हैं, टुवर्ड्स द राइट, दे आर टिल्टेड टुवर्ड्स द राइट, उसको आइटलिक्स फॉर्म बोलते हैं, पैटर्न बोलते हैं। जैसे होमो सेपियंस है, अगर ये आप बुक में देखोगे तो इसको इस फॉर्म में देखोगे, प्रिंटेड, यानी जब भी आप कोई नाम प्रिंट कर रहे हैं तो उसको हमेशा आइटलिक्स में लिखेंगे, टेढ़ा करके लिखेंगे, ताकि आइडेंटिफाई हो सके कि भाई ये किसी ऑर्गेनिज्म का नाम है। लास्ट रूल ये बोलता है व्हेन हैंड रिटन, जब आप उसे हाथ से लिख रहे हैं, मतलब जब वो प्रिंटेड नहीं है, आप कहीं पे लिख रहे हैं, किसी बुक में लिख रहे हैं, कभी नोट्स में लिख रहे हैं या आंसर शीट में लिख रहे हैं, व्हेन हैंड रिटन दे शुड ऑलवेज बी, दे मतलब आपके जीनस और स्पीशीज़ के नाम, ऑलवेज बी अंडरलाइंड सेपरेटली, दे शुड ऑलवेज बी अंडरलाइंड सेपरेटली, ये चीज़ है, ठीक है। इसीलिए देखो मैंने जब यहाँ पे होमो सेपियंस लिखा है तो उसको दोनों को अंडरलाइन किया है सेपरेटली, एक ही लाइन से नहीं जोड़ना है। जीनस का नाम अलग अंडरलाइन करना है,
और स्पीशीज़ का नाम अलग अंडरलाइन करना है। ये कब करना है? जब आप हाथ से लिख रहे हैं। अगर बुक में प्रिंट हो रहा है या आप कहीं पे प्रिंट कर रहे हैं या टाइप कर रहे हैं जो कि प्रिंट फॉर्म में, प्रिंट आउट फॉर्म में बाहर आएगा, तब हमेशा उसे आइटैलिक्स फॉर्म में लिखना है, तब अंडरलाइन नहीं करना है। देन इट शुड नॉट बी अंडरलाइन, देन इट शुड ऑलवेज बी रिटन इन आइटैलिक्स। इट शुड बी अंडरलाइन ओनली एंड ओनली व्हेन यू आर राइटिंग इट विद योर हैंड्स, जब आप उसे हाथ से लिख रहे हैं। ठीक है, तो पहला रूल अगर ध्यान से देखो, जीनस नेम फॉलोड बाय स्पीशीज़ नेम। ठीक है, सेकेंड रूल, फर्स्ट लेटर of the genus name will always be capital. First alphabet of the genus name will always be capital. Third rule, first alphabet of species name will always be small. दोनों को कैपिटल नहीं करना, इसकी ये भी कैपिटल ये भी कैपिटल नहीं। जीनस का पहला शब्द, पहला अल्फ़ाबेट कैपिटल, स्पीशीज़ का पहला अल्फ़ाबेट स्मॉल। ठीक। चौथा रूल, अगर प्रिंट कर रहे हैं तो आइटैलिक्स फॉर्म में लिखना है, टेढ़ा करके लिखना है। और अगर आप हाथ से लिख रहे हैं तो दोनों को अंडरलाइन करना है सेपरेटली। बोथ ऑफ देम शुड बी इंडिविजुअली अंडरलाइन। एक कॉमन लाइन नहीं होनी चाहिए कि दोनों को एक ही लाइन से अंडरलाइन कर दिया, नो इट विल बी रॉन्ग। जब दोनों लिख रहे हैं तो दोनों को अलग अलग लाइन से अंडरलाइन, सो दैट इट इज़ ईजी फॉर अस टू डीमार्केट, या इट इज़ ईजी फॉर अस टू आइडेंटिफाई दैट द नेम दैट हैज़ बीन रिटन इज़ अ जीनस नेम एंड अ स्पीशीज़ नेम। ठीक है, वो स्पेसिफाइड होता है और हर किसी को ऐसे अलग अलग नाम दिए गए हैं, अलग अलग नाम है। एक ही जीनस होगा तो भी अलग नाम, स्पीशीज़ अलग अलग होगी। जैसे आपकी हनी बी की अलग अलग वेराइटी होती है। एपिस जो कि उसका जेनेरिक नेम है, एपिस डॉर्सेटा, एपिस इंडिका, एपिस मेलिफेरा। ठीक है, ये जो है ये सारी स्पीशीज़ हैं किसकी? हनी बी की। ठीक है, तो एपिस क्या है? एपिस उसका जेनेटिक नेम है, जीनस वाला नाम है जो कि कॉमन है। अलग क्या चीज़ है? वो है उसकी स्पीशीज़। ठीक है, सो दिस इज़ हाउ यू राइट द साइंटिफिक नेम्स। एंड साइंटिफिक नेम्स इसीलिए लिखे जाते हैं ताकि ऑर्गेनिजम्स को आइडेंटिफाई करना ईजी हो। क्यों? क्योंकि हर लैंग्वेज में नाम, एनिमल्स का नाम अलग अलग है। तो आप जब बात कर रहे हैं तो कन्फ्यूजन होता है कि आप किस जानवर के बारे में बात करें। तो अगर आपको उसका साइंटिफिक नेम पता है, बिकॉज साइंटिफिक नेम्स आर कॉमन ऑल ओवर द ग्लोब, दे आर कॉमन ऑल ओवर द ग्लोब। आप कहीं भी जाएंगे उसका साइंटिफिक नेम होमो सेपियंस ही है, ह्यूमन बींग्स का। तो जब आप होमो सेपियंस बोलेंगे सामने वाले को समझ में आ जाएगा कि आप ह्यूमन बींग्स के बारे में बात करें। राइट, सो दीज आर द रूल्स ऑफ राइटिंग योर साइंटिफिक नेम्स। ठीक है, ये चैप्टर मैंने शुरू इससे किया क्योंकि ये इंपॉर्टेंट था। क्लासिफिकेशन आपको बता दिया। अब व्हाट आर द डिफरेंट स्टेप्स ऑफ क्लासिफिकेशन, व्हाट इज़ द हायरार्की दैट इज़ फॉलोड, व्हाट आर द डिफरेंट फाइलम्स, फाइलम्स के कैटेगरीज, सब कैटेगरीज, फिर उसके बाद उनको हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। दिस चैप्टर इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एज फार एज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आर कंसर्न। अगेन आई एम सेइंग दिस, ये आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में क्वेश्चंस इसमें से बहुत आते हैं। वो चाहे आप टीचर के एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हैं, चाहे जनरल साइंस के एग्ज़ाम के लिए बैठ रहे हैं, जहाँ पे जनरल साइंस पूछा गया है, किसी भी लेवल पे इस चैप्टर से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आता ही आता है। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ लेना। जब मैं पढ़ाऊँगी इट विल बी वेरी बेनिफिशियल एंड हेल्पफुल फॉर यू। फाइन, तो कोई क्वेरी होगी तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कर देना। और क्लास 9 जैसे जैसे चैप्टर ख़त्म होते जाएंगे मैं आपको जो है इसके क्वेश्चंस जो कि पूछे गए हैं, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में से, इंक्लूडिंग कुछ क्वेश्चंस जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछे जाते हैं, मैं वो भी बता दूँगी। ठीक है, तो प्लीज़ फॉलो ऑल द वीडियोज़ विच आई विल बी पोस्टिंग रिगार्डिंग दिस चैप्टर। और हर वीडियो के कमेंट सेक्शन को चेक कर लेना, क्योंकि हो सकता है कि मैं किसी भी वीडियो में आपको क्वेश्चंस डालती चली जाऊँ। मैं जैसे टॉपिक कवर करती जाऊँगी मैं क्वेश्चंस पोस्ट करती जाऊँगी जो कि आपके क्वेश्चन पेपर्स में आते हैं, जो बोर्ड पेपर्स में आते हैं, CBSE बोर्ड पेपर्स में। ठीक है, ओके फाइन, थैंक्स फॉर वॉचिंग।